नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके जा रही थी। 1 साल से वह अपने मायके नहीं जा पाई थी। आखिरी बार वह अपने पिता की मृत्यु के समय ही मायके गई थी, क्योंकि उसके पास से उसे मायके जाने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि ससुराल की इतनी जिम्मेदारियां आ गई थी कि उसे जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उसे पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे बीत गया। 1 साल से वह इसलिए मायके नहीं गई क्योंकि उसके बेटे और उसकी बेटी दोनों का ही बोर्ड का एग्ज़ाम था, जिसकी सारी जिम्मेदारियां सीमा के ऊपर ही थी। और उसके साथ साथ सीमा की सास की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से उसे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए वह 1 साल से अपने मायके नहीं जा पाई। हाँ, इस बीच वह लगातार अपनी माँ से बात करती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अब माँ की बातों में वह पहले वाली खुशी ना दिखाई देती थी। उसे लगा कि शायद पिताजी के जाने के दुख की वजह से माँ अब ऐसी हो गई है। आज पूरे 1 साल बाद वह अपने मायके जा रही थी तो बहुत खुश थी। सीमा सोच रही थी कि 15 दिन के लिए ही सही, लेकिन बहुत दिनों बाद अपने मायके जा रही हूँ। अपने दुख दर्द और खुशियाँ अपनी माँ से बांटूंगी, उनसे बहुत सारी बातें करूंगी, उनसे उनके बारे में पूछूंगी। सब सोचते सोचते वह टाइम भी आ गया जब सीमा के पति राजीव ने उसको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए अपनी कार बाहर निकाली और गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए उसने कहा, सीमा जल्दी आओ, ट्रेन का टाइम हो रहा है और तुम्हें स्टेशन पहुंचाकर मुझे ऑफिस भी जाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और ये मेरी कहानी है। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और जल्दी से जाकर कार में बैठ गई। मेरे पति राजीव ने मुझे मजाकिया अंदाज में कहा, सीमा आज तो तुम बहुत खुश होगी क्योंकि अपने मायके जा रही हो। लड़की अपने मायके जाते समय फूले नहीं समाती है। सीमा देवी ने मुस्कुराते हुए अपने पति राजीव को आंखें दिखाई और एक प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको रोज़ फ़ोन करती रहूँगी और आपके हाल चाल पूछती रहूँगी। मेरे पीछे कहीं कोई मेरी सौतन मत ढूंढ लेना। राजीव ने कहा, मैडम जी, इस जन्म में तो आप ही काफ़ी है, अगले जन्म में सोचेंगे कि कोई दूसरी ढूंढ ले। इतना कहते हुए सीमा और राजीव दोनों हंसने लगे। स्टेशन आ गया और राजीव ने सीमा को ट्रेन में बिठा दिया और कहा, पहुँचते ही कॉल कर देना। सीमा ट्रेन में बैठी ही थी कि उसने देखा कि एक वृद्ध महिला अपने बेटा और बहू के साथ सामने की सीट पर बैठे हुए हैं। शायद वे शहर जा रहे थे, क्योंकि उनके पहनावे से और उन्हें देखने से वह गांव के लग रहे थे। बुजुर्ग महिला मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो मैंने भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, माँ जी, क्या आप लोग शहर जा रहे हैं? तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैं अपनी बहू बेटा के साथ हमेशा के लिए शहर जा रही हूँ। मैंने बुजुर्ग महिला से पूछा कि माँ जी, हमेशा के लिए मतलब? तो उन्होंने बताया कि गांव में उनका एक मकान और दुकान थी, जिसे बेचकर अब वह हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे और बहू के साथ दिल्ली शहर में बसने जा रही हैं। मकान और दुकान के पैसों से वहाँ पर एक मकान खरीद लिया है, इसलिए अब वह हमेशा के लिए अपने बहू और बेटा के साथ दिल्ली में ही रहेंगी। यह सब बातें करते हुए वह बुजुर्ग महिला बहुत खुश दिख रही थी। थोड़ी देर बाद उस बुजुर्ग महिला ने अपने थैले में से खाने का कुछ सामान निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटिया तुम भी खा लो। मैंने कहा, नहीं माँ जी, मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खाकर आई हूँ। माँ जी के बार बार आग्रह करने पर मैंने भी एक छोटा सा टुकड़ा उठा ही लिया और खा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरा मायका दिल्ली में ही है। वह महिला मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है बेटिया, फिर तो अपने बहू बेटा के साथ मैं खाना खाने लगी। मुझे अपने माँ से मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब स्टेशन आए और मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँ। उस बुज़ुर्ग महिला को देखकर बार बार मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। रात हो गई थी, सब सो गए थे। मैंने देखा
कि कोई व्यक्ति अंधेरे में सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जब मैंने अचानक से देखा तो वह उस बुजुर्ग महिला का बेटा और बहू थे, अपना सामान निकाल रहे थे। मुझे लगा कि उनको सामान में से कुछ ज़रूरत होगी, इसलिए वह सामान निकाल रहे हैं, जबकि बुजुर्ग महिला मेरे सामने ही वाली सीट पर सो रही थी। नज़र डालने के बाद मैं भी गहरी नींद में सो गई। क्योंकि मेरा स्टेशन सुबह 5 बजे आता, इसलिए मैं सो गई। सुबह अचानक से ही किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने का शोर मेरे कानों में आ रहा था। तभी तुरंत मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि वह बुजुर्ग महिला गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चला गया, मेरी बहू भी नहीं दिख रही, पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। वह बहुत बुरी तरह रो रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर रात वाला किस्सा मेरी आंख के सामने घूम गया और मैं समझ गई कि वह सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि वह अपना सामान लेकर भाग रहे थे ताकि उनकी माँ सोई रहे और वह चुपचाप अपना सामान लेकर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाएं। मैं यह सोच रही थी कि आज के समय में ऐसे बहू बेटा हैं जो कि अपनी माँ बाप को ऐसे ट्रेन में छोड़कर चले जाते हैं ताकि उनसे पीछा छुड़ा सके, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें उनकी कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। तभी मैंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया और पुलिस को इस बारे में सारी जानकारी दी। बुजुर्ग महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वह पुलिस को ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही थी। पुलिस वाले उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ ले गए। ऐसा दृश्य देखकर मेरा दिल अंदर तक कांप गया था। मैं ये सोच के हैरान थी कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जब वह वृद्धावस्था में आते हैं तो उनके बच्चे उन्हें ऐसे सड़कों पर ट्रेन में छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेरा स्टेशन भी आ गया और मैं उतर गई। मैंने देखा सामने ही मेरा भाई खड़ा था जो कि मुझे लेने के लिए आया हुआ था, और आते ही उसने मेरे पैर छुए और बोला, दीदी नमस्ते। मैंने खुशी खुशी अपने भाई को आशीर्वाद दिया और मेरा बैग पकड़ते हुए वह बोला, जीजा जी नहीं आए? मैंने कहा नहीं, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए मैं अकेली ही आ गई। और बच्चे नहीं आए? मेरे भाई ने पूछा। मैंने कहा वह अपने कॉलेज की तरफ से ट्रैकिंग पर गए हैं। इतना कहते हुए मैं और मेरा भाई कार में बैठे और मेरा भाई मुझे घर लेकर आ गया। सामने मेरी माँ खड़ी थी। मैंने देखा मेरी माँ बहुत कमज़ोर दिख रही थी और मेरी माँ के चेहरे पर वह पहले वाली खुशी भी ना थी। मैं फ़ौरन से अपनी माँ के गले लग गई। तभी पीछे से भाभी आ गई और आने के बाद बोली, सीमा दीदी नमस्ते। आज भाभी ने मेरे पैर भी नहीं छुए। पहले जब भी मैं आती थी तो मेरे पैर छूकर मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ नमस्ते करी। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरी माँ ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। हम घर के अंदर आ गए। घर में जाने के बाद मैं माँ के उस कमरे में जाने लगी जिसमें वह हमेशा माँ और पापा रहते थे। लेकिन माँ ने कहा, बेटा मैं यहाँ नहीं रहती, अब मुझे ऊपर वाला कमरा दे दिया गया है। मैंने माँ से कहा, माँ तुम्हारे घुटनों में तो दर्द रहता है, फिर तुम ऊपर के कमरे में क्यों रहती हो? तुम्हारा कमरा तो यह था। माँ ने कहा कि नहीं, यह कमरा बहू ने मुझसे ले लिया। कहा कि माँ मुझे ऊपर चढ़ने उतरने में बार बार आने जाने में परेशानी होती है, इसलिए आप अपना सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर लो। इसलिए मैंने भी अपना सामान ऊपर कमरे में शिफ्ट कर लिया। माँ की बात सुनकर मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या यह वही मायका है जिसमें मैं पहले आया करती थी? माँ का खिला खिला हुआ चेहरा, पापा का प्यार भरा एहसास, ऐसा लग रहा था जैसे माँ से खुशी कोसों दूर हो और जब से पापा गए तब से वह खुश भी नहीं हुई हो। फिर हम ऊपर माँ के कमरे में गए। मैंने माँ से कहा, माँ मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। माँ तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, लेकिन आज तुम ऐसी साड़ी पहने हो, सब ठीक तो है? तब माँ ने कहा, तेरे पापा के जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं सजू सवरू भी तो किसके लिए? इसलिए बेटा मैंने वह साड़ियाँ सभी रिश्तेदारों में बांट दी और
अब मैं ऐसी ही सादी साड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ। जब मेरी माँ यह सब बातें कर रही थी तब मेरी भाभी मेरी माँ को ऐसे घूर रही थी जैसे कि अगर मेरी माँ ने सच्चाई बता दी तो वह उन्हें खा ही जाएगी। माँ ऐसी बातें कर रही थी जैसे कि उन्हें किसी ने कुछ कहा हो तभी उन्होंने ऐसी साड़ियाँ पहनना छोड़ दी हो, वरना मेरी माँ तो शुरू से ही अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनती थी। आज मुझे मेरी माँ और ट्रेन वाली बुजुर्ग औरत दोनों की स्थिति एक जैसी ही लग रही थी। यही सब सोचते हुए मैं गेस्ट रूम में आ गई और वहाँ आकर मैं फ्रेश हुई और मैंने अपने कपड़े चेंज किए। तभी भाभी खाना लेकर आ गई और मुझसे कहा कि सीमा दीदी खाना खा लो। मैंने भाभी से कहा, भाभी माँ कहाँ है? माँ खाना नहीं खाएंगी क्या? तो मेरी भाभी ने कहा कि वह अपने कमरे में ही खाना खाती हैं, हम लोग के साथ खाना नहीं खाती। मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगी क्योंकि माँ तो हमेशा सबके साथ ही खाना खाती थी और हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आज तक एक साथ ही खाना खाते आए हैं। फिर अचानक से माँ अपने कमरे में खाना खाने क्यों लग गई? मैं अपने खाने की थाली लेकर माँ के कमरे में चली गई और मैंने देखा कि माँ जो खाना खा रही थी और जो मेरी प्लेट में खाना था वह दोनों ही अलग अलग था। इसका मतलब तो यह था कि माँ कल रात का बचा हुआ खाना खा रही थी। लेकिन माँ ऐसा क्यों कर रही थी? मैंने माँ से पूछा, माँ अभी जो खाना बना है वह आप क्यों नहीं खा रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा खाना बर्बाद हो जाएगा इसलिए बहू ने मुझे यह खाना दे दिया। मैंने अपनी माँ को बड़े गौर से देखा और कहा कि माँ पहले जब आप खाना बनाती थी तो उस समय भी थोड़ा बहुत खाना बच जाता था, तब वह खाना आप गाय को खिला देती थी, अपनी सास को नहीं खिलाती थी। लेकिन भाभी तो वह खाना आपको ही खिला रही है। आपकी भी तो सास रही, आपने तो कभी अपनी सास को ऐसे खाना नहीं खिलाया, बल्कि आप तो सबसे पहले उनको ही थाली परोस कर देती थी। माँ ने मुझे कहा, बेटा अब ना तो पहले जैसी सास रही और ना पहले जैसी बहुएं रही जो अपनी सास का आदर करती हैं। आपके ज़माने में तो बहुएं 2 वक्त की रोटी ही दे दे यही बड़ी बात है। इतने में पीछे से भाभी आ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ लगा दीजिए मेरी शिकायत अपनी बेटी से, जैसे कि मैं तो आपको रोज़ ही बासी खाना देती हूँ। कल रात का थोड़ा सा खाना बच गया था तो मैंने सोचा फेंकने से तो अच्छा है कि आपको ही दे दूँ, लेकिन आप तो इस बात का पतंगड़ बना रही हैं। अगर मैं रोज़ रोज़ ऐसे ही खाना फेंकूंगी तो पैसों की कितनी बर्बादी होगी। पैसा तो मेरा पति कमा रहा है, उसके पैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मैंने यह खाना आपको दे दिया। तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने अपनी भाभी को घूर के देखा और कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? आप क्या बोल रही हो? आप इतना खाना बनाती ही क्यों हो? आप नाप तोल कर भी तो बना सकती हो, और जो थोड़ा बहुत बच भी जाए तो आप उसे गाय को खिला दो, तो आपको पुण्य ही लगेगा। भाभी ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, सीमा दीदी 2-4 दिन के लिए आई हो तो चैन से रह लो और हमें भी चैन से रहने दो, ज़्यादा पंचायत मत लगाओ। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैं ऐसे ही अपना घर चलाती आ रही हूँ और ऐसे ही चलाती रहूँगी। मेरा आदमी कोई फालतू नहीं कि रोज़ रोज़ मैं 5 स्टार का खाना बनाकर इनको खिलाऊं। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। मेरा भाई विनय भी पीछे खड़े होकर यह सब देख रहा था, लेकिन उसने अपनी बीवी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती जो तू यह सब सुन रहा है कि तेरी बीवी तेरी माँ से क्या कह रही है? मेरे भाई ने कहा कि मैं क्या करूँ सीमा दीदी, मैं तो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन माँ ने ही मुझे चुप रहने को कहा है और कहा है कि तू हम बहू और सास के बीच में मत बोला कर। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं कुछ कहता भी हूं तो माँ मुझे ही डांटने लगती है, इसलिए अब तो मैंने कुछ कहना ही छोड़ दिया है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो मेरी माँ के आंखों में आंसू थे। मेरी माँ कह रही थी कि बेटा अब तेरे पापा नहीं रहे जो कि मेरी फिक्र करें, जैसे
तैसे जिंदगी कट रही है, जितने दिन भी बचे हैं मेरी जिंदगी की शांति से कट जाए, बस यही तमन्ना है। यह सब सुनने के बाद मैंने खाना नहीं खाया और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह भाभी ने ना ही तो चाय बनाई और ना ही नाश्ता बनाया। जब माँ ने उनसे कहा कि बहू अब तक तुमने चाय नहीं बनाई, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी की नौकर नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती। जिसको चाय पीनी हो खुद बना ले। वैसे भी मेरा तो हर काम इस घर में हर एक को बुरा ही लगता है। माँ ने सबके लिए चाय और नाश्ता बनाया। मैं बनाने लगी, लेकिन माँ ने मुझे बनाने नहीं दिया। बोली, बेटी अपने ससुराल में तो तू बनाती ही है, अब मायके में भी बनाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। दोपहर में माँ खाना बनाने चली तो मैंने कहा कि माँ तुमको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो भाभी का रोज़ रोज़ का यही नाटक हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा, बेटा वैसे भी तो रोज़ मैं ही खाना बनाती हूँ, अब अगर आज भी बना दूँगी तो क्या हो जाएगा। बहू की तो ज़्यादातर तबीयत ही खराब रहती है, घर में कलेश ना हो और दुनिया में जगहसाई ना हो, इसलिए मैं ही घर का सब काम कर देती हूँ। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि माँ अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो माँ पिताजी के रहने पर रानी बनकर रहती थी, मेरी भाभी ने आज उन्हें नौकरानी बना दिया है। जब पिताजी थे तो उन्होंने माँ के लिए झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगा रखी थी। माँ को सिर्फ खाना बनाना पड़ता था, लेकिन भाभी ने तो झाड़ू पोछा बर्तन वाली को भी हटा दिया और वह सब काम भी अब वह माँ से ही करवाती थी। अब मुझे अपने मायके में रहते रहते 7-8 दिन हो चुके थे और अब मुझे इस घर का सब कुछ समझ में आ गया था। मैं समझ चुकी थी कि जब तक पापा थे तब तक भाभी की जुबान नहीं खुलती थी, क्योंकि पापा घर का सारा खर्च चला रहे थे, लेकिन अब मेरा भाई घर का सारा खर्च चला रहा है, इसलिए भाभी की जुबान कुछ ज़्यादा ही खुल रही थी। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ आज का खाना मैं बना देती हूँ, आप आराम कर लो, आज आप घर का कोई काम मत करना, मैं सारे काम कर दूँगी। मेरे बार बार कहने पर माँ मान गई। मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मैंने अपनी भाभी को भी खाना दिया, लेकिन जब भाभी ने खाना खाया तो वह मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि इतना ज़्यादा तेल और मसाले डाल रखे हैं, क्या पूरे महीने भर का एक दिन में ही डाल दिया है। माँ जी, आपको खाना बनाने की भी अकल नहीं है। मेरा पति पैसे कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है और पैसे पेड़ पर नहीं लग रहे, जो कि आप इतना ज़्यादा तेल और मसाले डाल रही हैं। मैंने भाभी से कहा, भाभी खाना मैंने बनाया है, माँ ने नहीं, और मैंने बहुत ही नाप तोल कर तेल और मसाले डाले हैं। मेरी भाभी ने तो मुझे ही जलीकट्टी सुनाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि नंद भी 2 दिन के लिए ही अच्छी लगती है, यह नहीं कि यहाँ आकर बैठी गई है। तुमने तो यहाँ पर डेरा ही जमा लिया है, पता नहीं अपने घर कब जाओगी। इतनी बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। वह घर जिसमें मैंने जन्म लिया था, जिसमें मैं पली बड़ी, आज वह घर मेरे लिए पराया हो गया। पापा के जाने के बाद मेरे साथ ऐसा इस घर में होगा, मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप परेशान ना हो, मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। माँ यह सब सुन रही थी और यह सब सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आ गया था। मेरी माँ ने मेरी भाभी के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार, जो तूने मेरी बेटी के साथ एक शब्द भी उल्टा बोला, यह मेरी बेटी का भी घर है, जितना हक तेरा है उतना ही हक इस घर पर मेरी बेटी का भी है। बहू तू भूल मत, यह घर मेरे नाम पर है और अभी तक तुम लोग मेरे पति की ही कमाई खा रहे हो, क्योंकि हर महीने जो मेरे पति की पेंशन आती है उसी से घर का राशन पानी और सब कुछ आता है, फिर कहाँ से तेरी पति की कमाई हम खा रहे हैं। और यह मत भूल कि जो तेरा पति है ना, उसे भी मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया है, वह मेरा ही बेटा है जिसे मैंने आज इस लायक बनाया है जो तुझे कमा कर दे रहा है। अगर मैं आज उसे इस लायक ना बनाती तो आज वह तुझे कुछ ना देता। मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दिए।
जो कि अपनी पत्नी को मारे पीटे, उस पर हाथ उठाए। तू ये भूल मत, मैंने ही अपने बेटे को आज तक रोक के रखा हुआ है कि जाने दे, जग हंसाई से अच्छा है कि घर में शांति बनी रहे। मैं कितने दिन की हूँ, जितने भी दिन रहूँ इस दुनिया में, घर में शांति बनी रहे तो अच्छा है। बहू, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिस लाडली बेटी को मैंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तूने उसे इस घर से जाने के लिए कह दिया। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, जाना है तो तू इस घर से जा, समझी। अपना सामान बांध और अपने मायके निकल जा। इतने में मेरा भाई भी आ गया और उसने वह सब बातें सुन ली। मेरी भाभी रोते हुए मेरे भाई के पास गई और बोली, देख लो तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन मिलकर मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। मुझे खरी खोटी सुना रही हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने तो मुझे मारा भी। मेरे भाई ने कहा कि यह काम तो मेरी माँ को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ कौन सी मिट्टी की बनी थी जो तुम्हारी इतनी सारी गलत हरकतों को बर्दाश्त करती रही। मैंने कई बार अपनी माँ से बात की कि माँ, तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। अपनी बहू को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, वह बहुत बदतमीज़ हो गई है। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, घर बसा रहे तेरा, सुखी संसार रहे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी। मेरी बहन के लिए भी तूने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर किसी भी माँ और भाई को बुरा लगेगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरी बहन और मेरी माँ के साथ ऐसी बात बोली। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो क्या तुम्हें खुशी होगी? भाई ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी माँ और बहन की इज्जत नहीं करनी है तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। तलाक के कागज़ मैं तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा और मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जो कि मेरी माँ और मेरी बहन को अपना ना समझे, उनको प्यार ना करे, उनको सम्मान ना दे। ऐसी औरत के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं बिना औरत के ही जीवन गुजार लूँगा। वैसे भी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, अगर मैं उसका ना हुआ तो फिर इस दुनिया में मैं किसी का भी नहीं हो सकता। मेरी भाभी तुरंत ही मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और मेरे भाई के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं समझ गई कि मैं बहू हूँ और आप मेरी माँ हो, और दीदी आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद आपसे कभी ऐसे बात नहीं करूँगी। यह आपका घर है, आपका जब मन करे, जितने दिन के लिए आपका मन करे आप यहाँ आ सकती हो। और दीदी प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं और मेरी माँ ने, हम दोनों ने ही अपनी भाभी को माफ़ कर दिया और उस दिन से लेकर आज तक जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मेरी भाभी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है और मेरी भाभी मेरी माँ के साथ भी अपनी माँ की तरह ही व्यवहार करती है और उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अगर कुछ गलत है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसे बर्दाश्त नहीं करते रहना चाहिए। चाहे वह बहू हो, बेटा हो या पति हो, कोई भी हो, हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हर इंसान को उस मर्यादा में रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।